नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार चुनाव में आज महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी प्रण के नाम के साथ महागठबंधन ने बहुत सारे वादे किए हैं, जिसमें हर घर सरकारी नौकरी से लेकर वक्फ कानून खत्म करने की बात भी शामिल है। इन वायदों पर एनडीए ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। क्या है चुनावी मुद्दों की सियासत, आज करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बताएंगे आपको चक्रवाती तूफान मोंथा का क्या है अपडेट और क्या हो रहा है उसका तटीय इलाकों पर असर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और आज की एक बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। केंद्रीय कैबिनेट ने आज दो बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा फैसला हुआ है तो देश के अन्नदाताओं को लेकर भी निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है तो 18 महीने में अपनी सिफारिश ये पेश करेगी जो कमेटी गठित की गई है, जिसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होने वाला है। उसके अलावा मोदी सरकार ने आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। कैबिनेट में दूसरा फैसला किसानों के हित से जुड़ा है। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। रबी सीजन 2025-26 के लिए कुल 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस रबी सीजन के लिए सब्सिडी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए अधिक रखी गई है। कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है, जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल न बढ़े। जाहिर है किसान हित से जुड़े इस अहम फैसले से किसानों को उचित कीमत पर खाद मिलती रहेगी। रबी सत्र की बुआई के लिए भी किसानों को खाद के लिए कोई अतिरिक्त कीमत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर इसका बढ़ा बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज विपक्षी महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन ने सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे तो राहुल गांधी की जो गैर मौजूदगी थी वो चर्चा का विषय बनी रही। अगर महागठबंधन के वायदों की बात की जाए तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर घर को नौकरी देने की बात हो या फिर वक्फ कानून को खत्म करने की बात हो, ये तमाम ऐसे मसले थे जो कि आज चुनावी वायदों के तौर पे सामने आए हैं और विकसित बिहार का संकल्प महागठबंधन की ओर से दोहराया गया। इन तमाम वायदों पर एनडीए नेताओं ने सीधा प्रहार किया और कहा कि उनके ये वायदे खोखले हैं और अव्यवहारिक हैं। बिहार का रण, तेजस्वी का प्रण, बीजेपी का पलटवार, बताया झूठ की भरमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया है।
घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर तेजस्वी यादव सहित विभिन्न सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि घोषणा पत्र में लिखे गए सभी वादों को सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा, तो सहयोगी दलों के नेताओं ने भी बिहार को नंबर 1 प्रदेश बनाने की बात कही। जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण आज रिलीज किया है, तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है। महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे वादे किए गए हैं जिसका फोकस युवाओं, किसानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर नजर आ रहा है। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि 20 महीने में हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जीविका दीदी और संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, माई बहन मान योजना में 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाई जाएगी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा। जहां महागठबंधन के नेता अपने वायदों की फहरिस्त गिना रहे हैं, तो बीजेपी सहित एनडीए के नेता विपक्षियों के वायदों को खोखला और अव्यवहारिक बता रहे हैं। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं। ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई है न बदलाव का संकल्प है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था तो लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीज़ों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफ़ी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। भैया कहाँ से दीजिएगा, पैसा कहाँ से आएगा, आपके पास राजस्व कहाँ से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। महागठबंधन के पिटारे से वायदों की जो झड़ी लगी है, उसको लेकर एनडीए ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है और जंगल राज के दिनों की याद दिलाते हुए आरजेडी कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाया। अब इंतजार है एनडीए के घोषणा पत्र का, जिसके बाद दोनों गठबंधनों के वायदों के बीच जनता तुलना करेगी और मन बनाएगी कि इस बार सत्ता की चाबी किसे सौंपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में जहां वायदों की भरमार है, तो आरोप प्रत्यारोप की भी झड़ी लगी हुई है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए बीते दिनों पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद बीजेपी और एनडीए ने तेजस्वी पर उनके शख्सियत पर सवाल खड़े किए थे। इस विवाद के बाद अब तेजस्वी पर आरजेडी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं, तो कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को जननायक बताने का विवाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। इस बीच प्रशांत किशोर के बिहार और बंगाल में 2-2 वोटर कार्ड होने के मामले पर चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। बिहार में आज भी सभी दलों के द्वारा रैली और रोड शो के द्वारा जनता से जुड़ने का सिलसिला भी देखने को मिला। बिहार की चुनावी लड़ाई जननायक के मुद्दे पर गरमाई। प्रशांत किशोर के पास मिली 2 वोटर आईडी, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर नए विवाद में फंस गए हैं। उनके पास 2 वोटर आईडी मिली हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। उनका बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में भी नाम मिला है। प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में कोलकाता पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भवानीपुर विधानसभा से मतदाता हैं। यहाँ उनका एपिक नंबर IUI 0686683 पाया गया। उनका सीरियल नंबर 621 है और मतदान केंद्र R121B रानी शंकरी लेन स्थित सेंट हेलन स्कूल के रूप में दर्ज है। बिहार में वो सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका मतदान केंद्र रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय कोनार है। कोनार प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है। मामला गरमाने के बाद चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर दिया गया है। आयोग ने प्रशांत किशोर को 3 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और धारा 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता है। एक से अधिक वोटर आईडी रखना या एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में वोटर आईडी रखना गैर कानूनी है। 2 वोटर आईडी रखने पर 1 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी मिलने पर विरोधी दलों के नेताओं ने निशाना साधा है। हालांकि प्रशांत किशोर अब सफाई दे रहे हैं। ये तो अपराध हो जाता है, जब 2 आईडी हो जाए तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है। आपके खुद के जब 2 आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, तो इस तरीके से 2 जगह वोटर आईडी बनाना मुझे नहीं लगता ये कहीं से उचित है। इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन आईडी घर घर में हमारे गांव पुनार में है तो एसआईआर चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे। उधर राज्य के सियासी संग्राम में जननायक का मुद्दा गरमाया है। एनडीए के नेता तो इस मुद्दे पर तेजस्वी पर सवाल उठा ही रहे थे। अब तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी सवाल उठाए हैं, तो तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी इसे खारिज किया है। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको समझा रहे हैं। जिस तरह का अहंकार, और राजा का बेटा राजा बनेगा, नेहरू परिवार है तो राहुल गांधी नेता बनेंगे, लालू यादव का परिवार है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रजातंत्र में कहां परिभाषा है? आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रचार का काम भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली करके तेजस्वी पर हमला बोला। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों के राज्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। एनडीए की ओर से पीएम मोदी भी अगले कुछ दिन में राज्य में रैलियां करने वाले हैं। साथ ही अमित शाह और तमाम बीजेपी राज्यों के सीएम धुआंधार प्रचार शुरू करने वाले हैं। महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रैलियां प्रस्तावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनावी वायदों के बीच में सियासी घमासान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बिहार के चुनाव में। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष भी जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। महागठबंधन का बिहार प्लान मचा सियासी घमासान, क्योंकि एक तरीके से महागठबंधन ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद में सियासी घमासान मच गया। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है मनीष बरियार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा प्रियंका भारतीय, प्रवक्ता आरजेडी की हैं, साथ ही साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि महागठबंधन ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तेजस्वी प्रण की बात की है और एक तरीके से उनके चेहरे को आगे रखते हुए बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की बात की है, लेकिन पार्टी और परिवार के अंदर से ही तेजस्वी के कद को कम करने के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। सिद्दीकी साहब का हो या फिर तेज प्रताप का बयान हो, ये दोनों एक तरीके से उसी दिशा के बयान है। क्या, कैसे इसको देखा जाए? कद कम करना क्या होता है? तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि जननायक सिर्फ एक व्यक्ति हुए, कर्पूरी ठाकुर जी, जैसे वंचितों के मसीहा सिर्फ एक हुए, लालू जी, मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करवा के मंडल मसीहा कौन हुए? वीपी सिंह जी। ये तो खुद तेजस्वी जी के कथन है। तो इस पे तो मुझे लगता है कि चर्चा तो ऐसे ही बेकार हो जाती है। सिद्दीकी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं ना कि बहुत समय लगेगा लालू जी के पद चिन्हों पे चलने में, कर्पूरी साहब के पद चिन्हों पे चलने के, तब वो उस लायक होंगे। वो तो कह रहे हैं, बयान दे रही है। जो सिद्दीकी जी साहब जी ने कहा, क्या वो तेजस्वी जी ने नहीं कहा? मैं तो वही स्टेटमेंट आपको बताया ना कि तेजस्वी जी ने खुद कहा है कि जननायक सिर्फ एक हुए, कर्पूरी ठाकुर जी। पर हाँ, ये जो पार्टी है भाजपा, ये क्या करते हैं ये भले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये लोग जननायक किसको बनाते हैं उसकी तस्वीर देखिए, ये रहा तस्वीर। ये भाजपा का ट्विटर हैंडल है जहां पे लिखा हुआ है जननायक
किसको बताया गया है? मोदी जी को। तो इस पे तो जी। बात ही नहीं करते हैं। कैसे प्रधानमंत्री जी जननायक हो सकते हैं? समाज भी हंसता है इस चीज को देख करके, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो 15 लाख का हम लोग को सपना दिखाए थे, फर्जी सपना। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहा करते थे कि हर घर मतलब 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, पर वो हमने नहीं देखा। पर अच्छा प्रियंका जी, आप रोजगार पे आई तो बड़ा वायदा आज आप लोग जो भी कर रहे थे तेजस्वी जी बीते दिनों, आज लिखा पढ़त में भी आप लोगों ने तेजस्वी प्रण में उसका जिक्र कर दिया है, हर परिवार को सरकारी नौकरी को लेकर। इसका ब्लूप्रिंट एक्शन प्लान नहीं समझ में आ रहा और पैसा कहां से आएगा, सीधा सवाल आप लोगों से यही पूछा जा रहा लगातार, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा बीते बहुत दिनों से। अगर आप दे सके स्पष्टता तो बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं ब्लूप्रिंट आपको देती हूँ जी। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 75,000 एमएसएमईज बंद कर दिए। ठीक है, ये सारे एमएसएमईज हम खुलवाएंगे, साथ ही साथ नए एमएसएमईज का क्रिएशन होगा। हर पंचायत में 300 नौकरी का वादा है, 300 रोजगार का वादा तेजस्वी जी ने खुद मैनिफेस्टो में ही लिखवाया है। वो मैनिफेस्टो का हमारा हिस्सा है। अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं, जिन जिन क्षेत्रों को इन लोग निजीकरण कर दिए, खासतौर पर रेलवे की बात करूं, या कई सारे ऐसे क्षेत्र है जिनका निजीकरण हुआ है, उसको फिर से हम सरकारीकरण करेंगे उसको। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के बिहारियों का मजाक बना जाते हैं, ये बोल करके बनाओ आंकड़े पे अगर आए प्रियंका जी तो 10-12 लाख करोड़ रुपए, प्रियंका जी इस सरकारी नौकरी के लिए 10-12 लाख करोड़ जो अनुमानित है, वो 3 लाख करोड़ रुपए के जो बजट है टोटल बिहार का, उसका 3 गुना 4 गुना लगभग आएगा कहां से? सवाल ये है, उसका जवाब क्या? सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं दे पाए हैं इंद्र जी। उन्होंने तो बिहार में अभी तक पता है कितने लाख करोड़ की स्कीम्स की घोषणा कर दी है। मतलब आप इस सवाल का जवाब ना देके सवाल कर रही हैं, ठीक है, आप इस सवाल का जवाब ना करके सवाल करें, ठीक है। मैं आता हूं आपके पास में, मनीष जी बीजेपी से हमारे पास, ठीक है प्रियंका जी, ओके ठीक है, आप इसका आंकड़े का इसका जवाब नहीं दे रही हैं। मैं आता हूं आपके पास में। मनीष जी वो ये कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से उनके पास में नेता है, नियत है और विजन भी है, और उन्होंने आज उसकी घोषणा कर दी है, बिहार को नंबर 1 बनाने का वो वादा करके जा रहे हैं लोगों के बीच में। नमस्कार आपको, प्रियंका जी को भी, और मेरे जो साथ में को पैनलिस्ट हैं और जितने भी दर्शक हैं उनको भी। देखिए, प्रियंका जी की बात को ही मैं आगे लेता हूं। एमएसएमईज की बात कर रही थी कि 75,000 एमएसएमईज बंद हो गए, तो क्या बिहार सरकार के मतलब कंट्रोल में को एमएसएमईज को खोल के जवाब देने हो? तो पूरे देश की बात कर रही थी, तो अभी उनको और मतलब थोड़ा शोध करना पड़ेगा इन सब चीजों पर। वो रेलवेज की बात कर रही है, रेलवेज भी जो है वो स्टेट के अंदर में नहीं आता है, सेंट्रल में आता है, उनको समझ भी है, बट लेकिन अब उनके पास जवाब नहीं है, तो क्या बोलेंगी? देखिए, बिहार का पूरा जो जीएसडी बजट है वो करीब 3 लाख करोड़ का है। अगर आप सब लोगों ने कैलकुलेट किया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने छेड़ दी इस बात को, तो बोलना जरूरी है कि अगर आप 20,000 नौकरी भी देंगे, और सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, अगर एक घर पे भी सरकारी नौकरी देंगे, 20,000 देंगे, तो करीब 7 लाख करोड़। उसके अलावा और भी कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया, उस पर भी 70,000 करोड़। तो ये जो फिगर है, ये फिगर ही बताता है कि आप मतलब इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है। नहीं, लेकिन मनीष जी वो ये कह रहे हैं कि हमारा विजन क्लियर है। मनीष जी वो ये कह रहे हैं कि हमारा विजन क्लियर है, हमारी नीयत साफ है और हम ये करके दिखाएंगे, और जो अड़चने आएंगे उसको अगले 20 महीने में दूर किया जाएगा। लगातार तेजस्वी जी ने भी यही बोला, और प्रियंका जी भी। नीयत साफ है तो फिर शुरू के जो 15 साल इन्होंने वहां पर जो काम किया था वहां भी मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इधर जो 17 महीने थे उसके बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा, लेकिन वहां भी नहीं मिला। वो सारा जो है नीतीश जी जो काम कर रहे थे उसी को उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया, फिर बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है हमने काम कर दिया। तो देखिए, आप बिहार सरकार में, और ये कोई मजाक की चीज नहीं है आयन जी। देखिए, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है, जो मजाक के तौर पे आप नहीं ले सकते। इससे पता चलता है कि बिहार की जनता के लिए इनका क्या महत्व है और कितना सम्मान है, क्योंकि आप उनके साथ एक तरह से मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। बिहार में बच्चा को पता है। नहीं मनीष जी, लेकिन अगर वो लिखा पढ़त में अपना घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण के तौर पे कर रहे हैं तो शायद वो सीरियस होंगे, शायद इसीलिए वो दे रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद। रामकृपाल जी, बिहार के मौजूदा चुनाव में जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, वो इस नौकरी वाले बयान को लेकर भी हो रही कि हर घर को कैसे एक सरकारी नौकरी मिलेगी, इतना पैसा आएगा कहां से। ये व्यवहारिक नहीं है, ये खोखला वायदा है, ऐसा लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं। आपको लगता है कि आज के इस घोषणा पत्र के इस पूरे मसले का जमीनी सच्चाई क्या है? आर्यन जी, जमीनी सच्चाई ये है कि जनता चर्चा नहीं कर रही है, जनता को सब मालूम है। और किस तरह के जो चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं और क्या मिला है इतने दिनों में, जनता उसको भोगती है, और क्या उसको मिलने वाला है उसके बारे में वो जानती है।
ज्यादातर ये जो चर्चाएं होती हैं मैनिफेस्टो फलाना, ये सब एकेडमिया के बीच में होता है, कुछ एनालिस्ट की बात करते हैं। बाकी जैसा कह रहे थे हमारे मित्र जी, सबको पता है कि सरकार में कितनी नौकरियां हैं और कितनी कौन दे पाता है। ये नौकरियां देने की बात आज से नहीं, सन 52 से पहला इलेक्शन जब हुआ था तब से ये चीज चल रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा 71 में की गई थी कि आम आदमी बैंक में खाता खुलवा सके, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जी। आपको मालूम है कि 2014 के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। खैर ये सब बातें नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इंडिया अलायंस जो मिल के लड़ रहा था उसका आज घोषणा पत्र आया है और उस पर है तेजस्वी प्रण। तो सवाल उठता है कि ये किसी एक व्यक्ति का है, आरजेडी का है या महागठबंधन सब उसमें है? क्योंकि जो बातें खुद तेजस्वी जी ने बहुत पहले कही थी और जिस पर गहलोत जी से जब सवाल पूछा गया था कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा अरे सब छोड़िए ऐसी बातें होती हैं, जब घोषणा पत्र आएगा तब देखिएगा। लेकिन घोषणा पत्र में तो वही बातें लिखी हैं जो उस समय तेजस्वी जी ने कही थी जी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए जनता सब कुछ जानती है, आज कौन क्या वादा करता है, कितना वो सफल होगा, सबको पता है जनता को। और दूसरी बात रही है कि एक जो चीज आ गई है, आज पहली बार मैंने देखा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके किसी एक व्यक्ति के नाम पर उसका प्रण है। इस तरह का जो घोषणा पत्र आया है ये अपने आप में मेरे लिए एक आश्चर्य है। बिल्कुल, ये अपने आप में बिल्कुल जो आप ये बात कह रहे हैं कि एक साझा घोषणा पत्र में एक व्यक्ति के प्रण के तौर पे, प्रियंका जी आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी रही तो मैं आप ही के पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर, क्योंकि ये सवाल है राहुल गांधी की गैर मौजूदगी, ये सवाल है, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आरजेडी की ओर से लगातार जिन वायदों को आगे रखा गया वही घोषणा पत्र में प्रमुखता से दिखाई पड़ रहा है, यानी ये तेजस्वी का प्रण है और शायद उसी की छाप साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्या इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी रही है क्योंकि इस पूरे प्रण को लेकर तेजस्वी ही आगे हैं, कांग्रेस और बाकी की उतनी सहमति नहीं है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। प्रियंका जी, सवाल तो ये भी है जो आपने पूछने से इनकार कर दिया। सवाल तो ये भी था कि प्रधानमंत्री जी ने 7.5 लाख करोड़ का घोषणा जो बिहार में कर दिया वो कैसे आएगा। सवाल तो ये अब भी बना हुआ है क्योंकि आपने पूछा तक नहीं भाजपा प्रवक्ता से, सर या महोदय ये कैसे आएगा, आपने पूछा नहीं। दूसरी बात, अगर आप तेजस्वी जी पर जाते हैं तो बिहार में उनसे मजबूत चेहरा कोई है क्या? अभी तो जहां उनको विपरीत में किसी को खड़ा दिखाया जा रहा है तो मोदी जी को दिखाया जा रहा है, खुद उनके सामने बोने नजर आ रहे हैं। और कौन हो सकता है चेहरा बिहार में? इंडियन एक्सप्रेस की 2 दिन पहले की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, भाजपा के ही नेता बोल रहे हैं कि वी आर द पार्टी ऑफ मीडियोकर्स एंड वी डू नॉट हैव एनी फेस। जिनके पास चेहरा नहीं, लीडर नहीं, वो क्या बिहार को लीड करेंगे? हमारे पास तेजस्वी जी हैं, विजन है, नियत है, नियति है, सब कुछ है। और हम तो ये नहीं कह रहे, कभी आपने तेजस्वी जी को ये कहते सुना कि हम घुसपैठिया पर चुनाव लड़ेंगे? हमेशा नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन को मुद्दा बनाया। क्या तो हमने नहीं देखा? फिर वक्फ कानून को प्रियंका जी, फिर वक्फ कानून को रद्दी की टोकरी में डालने का उन्होंने ऐलान क्यों किया? अगर वो रोजगार और इस पलायन पे ही टिके रहते तो बेहतर होता, वो उन्होंने क्यों इस प्रकार का बयान दिया? जी, आपकी आ गए ना हिंदू मुसलमान के मसले पर वक्फ करने लगे। मेरा मतलब मैं तो ये सोच के बैठी थी और मैं श्योर थी क्योंकि ये डीडी न्यूज है तो यहाँ पर ये मुद्दा तो जरूर उठाया जाएगा। मैडम मुद्दे वो उठते हैं प्रियंका जी मुद्दे वो उठते हैं जो मौजूदा वक्त में इनकी प्रासंगिकता होती है। आपके नेता ने मंच से कहा है कि भाई हम उसको कूड़ेदान में डाल देंगे और आप ये चाहती हैं कि आपसे कोई सवाल भी ना पूछे, तो ये तो बहुत व्यवहारिक बात नहीं हुई ना अगर आपसे उस पर सवाल पूछ दिया गया। हाँ, सवालों का जवाब तभी दूंगी जब आप भाजपा प्रवक्ता से पूछेंगे महामानव एक चीज प्रियंका जी, एक तो देखिए प्रियंका जी, एक तो ये है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, सुनिए आपकी लड़ाई बीजेपी एनडीए से है तो आप लड़िए, आप पत्रकारों से, एंकर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, कोई फायदा नहीं उस बात का। आप लोग हम लोगों पे हमला कर लेते हैं, आपका अपना ईगो सेटिस्फाइड होता होगा, लेकिन उससे हल कुछ नहीं निकलता है। आपसे एक सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं देती हैं। आपसे ये सवाल पूछा गया कि अगर आप इतनी सरकारी नौकरी देंगे तो पैसा कहां से आएगा, आप उसका जवाब नहीं देती। फिर आप कहती हैं कि आप एंकर ये कर रहे हैं, सवाल ये नहीं पूछ रहे। आप हमारे मुंह में शब्द क्यों डालना चाहती हैं? मैं दूसरा आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके ही नेता ने कहा कि वक्फ कानून को टोकरी में फेंक देंगे, भाई उसको लेकर आप जवाब नहीं देती। आप कहते साहब आप ये पूछिए, बेहतर आप सुझाव दीजिए लेकिन अपने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब तो दीजिए, तब तो ये बात होगी ना प्रियंका जी।
जी, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। जी। आपके मुंह में शब्द मैं नहीं डाल रही, मोदी जी जो शब्द डालते हैं वही आप लोग बोलते हैं। माफ कीजिए, ये आपकी पूरी तरीके से गलत फहमी है और आप इस गलत फहमी में खुश रहना चाहती है तो बिल्कुल खुश रहिए, आप बिल्कुल खुश रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं खुश रहने के लिए, क्योंकि आपने फिर जवाब ना देकर उन आंकड़ों तथ्यों का आप अलग दिशा में ले गई। मैं फिर से आपको उसी तथ्य पे लाता हूं, वक्फ कानून और सरकारी नौकरी का पैसा। जी, दो मुद्दे प्रियंका जी, दो मुद्दे समय बर्बाद ना करते हो कि पैसा कहां से आएगा और वक्फ कानून टोकरी में कैसे डालेंगे। दो मुद्दों पे आते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दों पे आते हैं और मुद्दों पे ऐसे आएंगे कि हमारे एंकर महोदय अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएंगे और भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछेंगे कि मोदी जी ने जो 7.5 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया है कैसे पूरा होगा। मैडम, इसका मतलब यह है कि आरजेडी के पास में इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की बात कर रही हैं। आप लगातार बात अपनी रख रही हैं, लेकिन आप उन तथ्यों को नहीं रख रही हैं और आप पर्सनल हो रही हैं। आपको अगर इसमें खुशी मिलती है, आप मुस्कुराइए, खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक आखिरी बार फिर पूछता हूं, अगर आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वो पैसा कहां से आएगा और वक्फ कानून कैसे टोकरी में डालेंगे, उसका व्यवहारिक हल क्या है? मैं फिर से आखिरी बात पूछ रहा हूं। पूछ लीजिएगा, आप जिस क्षण पूछ लीजिएगा भाजपा प्रवक्ता से कि मोदी जी ने 7.5 लाख करोड़ की स्कीम्स का अनाउंसमेंट कैसे किया, उसी क्षण में आपका जवाब दूंगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। मनीष जी, सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग भी जो घोषणा करते हैं वो भी व्यवहारिक नहीं है, उसके आंकड़े भी जमीनी नहीं है, और वो अगर कर रहे हैं तो सवाल क्यों किया जा रहा है? मनीष जी देखिए आयन जी, दो बातें। पहली बात, आप भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं और जिसकी बौद्धिक मानसिकता और स्तर इतना कम हो, आप बार बार अपने आप को छोटा मत कीजिए उनसे बात करके, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो मुस्कुराएंगी और मुस्कुराने में तो बहुत अच्छी है, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छे से वो अपना मेंटेन करती है कंपोजर, लेकिन ये तरीका नहीं है किसी भी डिबेट में बात करने का। दूसरे को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, खासकर जो एंकर हैं वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। और देखिए, आप भी किसी पार्टी के लिए काम करती हैं, पार्टी के लिए आप लाइन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, पर्सनल इशू को हटा देते हैं सर, मैसेंजर को सर पर्सनल इशू को हटा देते हैं। मनीष जी, प्रियंका जी प्लीज, मैं विषय नहीं हूँ। प्रियंका जी, बिहार बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा विषय है। प्रियंका जी, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा चुनाव है, आप लोग सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहाँ एंकर पर अटक गए सर? मनीष जी, प्रियंका जी प्लीज, हाँ मनीष जी अपनी बात पूरी करें आप प्लीज। देखिए ये बात ठीक है प्रियंका जी, आपके पास तक नहीं होंगे, तैयारी करके आप नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं है, होता है कई बार, जल्दी से। ठीक है, हाँ प्रियंका जी। आयन जी, इनको समझ भी नहीं है, आप तैयारी की क्या बात करती हैं? बिहार में हम लोग एक शब्द बोलते हैं गलथेथरी, इनको गलथेथरी करने की आदत हो गई, इसलिए इनको नहीं समझ में आया। ठीक है मनीष जी, प्रियंका जी एक सेकंड, रामगोपाल जी सवाल ये है, ठीक है ओके प्लीज प्रियंका जी प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए, प्लीज एक सेकंड। रामगोपाल जी, सवाल ये है कि अगर सवाल पूछा जाए और उसका व्यवहारिक समाधान और आंकड़े तथ्य ना दिए जाएं, उसके बाद में पर्सनल एलिगेशन, तो ये कई दिनों से चल रहा है लगातार। आरजेडी महागठबंधन से उनके वायदों की व्यवहारिकता पूछी जा रही है, लेकिन उसका जवाब नहीं निकल रहा। क्या यही वो खींच है जो दिखाई पड़ती है अक्सर बहस में? रामकृपाल जी देखिए, आर्यन जी, आपके इस बहस में जो टॉपिक था आज, वो महागठबंधन का घोषणा पत्र था जी, और आरजेडी की प्रवक्ता ने अभी कम से कम 12 बार नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया है। वो शायद तेजस्वी जी का भी नाम इतनी बार नहीं लिया जितनी बार मोदी जी का नाम लिया है। खैर, ये उनका ये विशेषाधिकार है, वो कुछ भी कह सकती हैं। मेरा यही कहना है, और दो चीजें कही, वक्फ कानून जो कि राज्य का विषय ही नहीं है, दूसरा रेलवे में भी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो भी राज्य का विषय नहीं है जी। तो मेरा यह कहना है कि हमें तो आज गंभीरता से महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसके एक एक चीजों पर हमें बात करके अपना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं लोगों ने दिया, मैंने तो इसलिए कहा कि लगता है सिर्फ तेजस्वी जी का वो है, उससे कांग्रेस कहीं नहीं है। और इससे कांग्रेस को एक राहत मिली है कि जो कुछ भी 14 नवंबर को होगा, कांग्रेस कहेगी कि मेरे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। अगर कहीं उल्टा होता है और अच्छा होता है तो तेजस्वी जी की जय जयकार है, क्योंकि ये घोषणा पत्र महागठबंधन का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का प्रण है। और वो प्रण खुद उन्होंने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी देखना है 14 नवंबर को। लेकिन मेरा यह कहना है
कि इस पर चलिए गंभीरता से एक एक चीज। अब वक्फ कानून जो है वो राज्य का विषय ही नहीं है जी। रेलवे में राज्य कुछ कर नहीं सकता जी। और आप 11 बार मोदी जी का नाम बिल्कुल और आपके बाद यही हुआ ना कि आपके द्वारा मतलब कहे हुए लिखे हुए शब्दों घोषणाओं और प्रण पे अगर सवाल पूछ लिया तो आप उल्टा व्यक्तिगत हमलों पे उतर आते हो। ये दिखाता है कि आपके वायदों और तथ्यों की गहराई कितनी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस विषय पे जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका भी, मनीष जी आपका, रामकृपाल जी आपका शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि मोंथा तूफान का कहर किस प्रकार से एक व्यापक असर दिखा रहा है, तटीय इलाकों में क्या है इस वक्त की स्थिति, अपडेट दिखाएंगे खबर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद अब बात चक्रवाती तूफान मोंथा की। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इस समय चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम में लैंडफॉल की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू होने के साथ ही इसके इलाके में तेज हवा और भीषण बारिश का दौर जारी है। ये प्रक्रिया अगले 3 से 4 घंटों के दौरान पूरी होती नजर आएगी। लैंडफॉल की प्रक्रिया आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में मोंथा तूफान का असर भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक हर संभव उपाय कर रही है ताकि चक्रवाती तूफान का असर कम से कम हो सके। तूफान के कारण चलने वाली तेज हवाओं से यातायात सहित मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए उसको बचाने और उसको संरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। भारी बरसात के चलते इलाके में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। चक्रवात के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन के साथ SDRF और NDRF की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तूफान मोंथा का प्रभाव मंगलवार सुबह से और तेज हो गया है। सरकार ने 22 जिलों में 3174 पुनर्वास केंद्र बनाए हैं। वहीं साइक्लोन मोंथा के असर की वजह से आंध्र प्रदेश में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने विजयवाड़ा डिवीजन के तहत चलने वाली 54 ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि अगले 2 दिनों में विजयवाड़ा से चलने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। चक्रवात मोंथा के मंगलवार सुबह भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने से दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों में भी बारिश का दौर जारी है।
इस बीच ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में एक उच्च स्तरीय बैठक की और चक्रवात मोन्था से निपटने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। प्रभावित जिलों से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर स्थानांतरित किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 140 के करीब टीमें तैनात हैं। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 30 अक्टूबर तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। Advisories, signals, warnings and all requisite information, impact-based forecast has been sent to disaster managers, including State Disaster Management Authority as well as the district collectors. ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान प्रभावित इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं और एम्बुलेंस नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खुले में न रहने की सलाह दी है। इस बीच चक्रवात मोन्था के चलते रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। 42 ट्रेनों को रद्द, 2 ट्रेनों को डाइवर्ट, जबकि 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और 8 को रिशेड्यूल किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। अब तक हमने 11,396 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और भी जरूरत पड़ेगा हमने नज़र रखे हैं और 30,000 से ज़्यादा लोगों को भी हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमने प्रस्तुति कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को पूर्वी तट रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चक्रवात मोन्था को लेकर की गई तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। रेल मंत्री ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, निर्बाध संचार माध्यमों को बनाए रखने और आपदा प्रतिक्रिया दलों को पहले से तैनात करने के महत्व पर जोर दिया। चक्रवात मोन्था से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, कोनसीमा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, गुंटूर और अनकापल्ली जिले अधिक प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश में खासकर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तटीय क्षेत्रों में लगभग 1419 गांव, 44 नगर पालिकाएं और 233 मंडल मोन्था से प्रभावित हैं। वहीं ओडिशा में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, नबरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल और तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम अधिक प्रभावित हैं। भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था के मद्देनजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक चेतावनियां जारी की जा रही हैं। 29 तारीख सुबह ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और 29 तारीख नून तक वीक होते हुए एक डिप्रेशन के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा, जबकि विंड स्पीड सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सो डैमेजिंग विंड नहीं होगा। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात मोन्था के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चक्रवात मोन्था के प्रभाव में आने वाले सभी राज्यों में केंद्र और स्थानीय प्रशासन के साथ विभिन्न एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चुना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परवाह। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर
वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद अगली खबर पे आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको अवगत कराया। बड़ी बात की जाए अब तक की तो केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को कैबिनेट का जो तोहफा मिला है वो आज की एक बड़ी खबर थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। कैबिनेट के फैसले को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। किस प्रकार से बीजेपी की सियासत या कहा जाए बिहार की सियासत गरमाई हुई है, इस विषय पे विस्तार से हमने चर्चा भी की। मोन्था चक्रवात ने लिया भीषण रूप और इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो चुकी है। इस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र इस समय दिल्ली में चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में भारत के वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन को दुनिया के सामने रखा तो भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए तमाम कामों का विस्तार से जिक्र किया। ये गठबंधन आज ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन चुका है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ और सस्ते तरीके से उपलब्ध कराना है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है और भारत अपनी क्षमताओं का सहयोगी देशों के लिए सहयोग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। भारत एक बार फिर वैश्विक और अभियान के केंद्र में चमक रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 8वें सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य भाषण दिया। यह ISA में किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला संबोधन है। राष्ट्रपति ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। The deliberations and decisions of this assembly will act as a milestone in the production of solar energy, which is contribute in building an inclusive and equitable world. Together, let us strive for a brighter, greener and more inclusive future. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा ISA महासभा के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये मंच वैश्विक एकजुटता और दक्षिण सहयोग की भावना को और मजबूत करता है। वहीं ISA के महानिदेशक आशीष खन्ना ने बताया कि दुनिया ने पिछले 2 वर्षों में ही 1000 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी है, जो इस तेजी से बढ़ती सौर क्रांति का प्रमाण है, जिसकी अगुवाई ग्लोबल साउथ कर रहा है। This reflects our belief in equitable growth within the global south. This 8th assembly reaffirms our shared determination to make solar energy a true global public good, ensuring no community or country is left behind. It took 25 years for the world to reach 1000 gigawatt of solar, yet in just 2 years the next 1000 gigawatt has been reached. भारत और फ्रांस द्वारा COP21 में शुरू किया गया ये गठबंधन आज ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन चुका है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ, सस्ती और विश्वसनीय बनाना है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। देश ने अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है, वो भी अपने 2030 के लक्ष्य से पूरे 5 वर्ष पहले। ISA के मंच के जरिए भारत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम जैसी सफल पहलों को अफ्रीका और छोटे द्वीपीय देशों में लागू करने में मदद कर रहा है। ये योजनाएं सौर समाधान के जरिए घरों को रोशनी, किसानों को सशक्तिकरण और विकास को गति दे रही हैं। इस वर्ष की महासभा में 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, नीति निर्माता और साझेदार शामिल हो रहे हैं, जो ब्राजील में होने वाले COP30 से पहले सौर सहयोग पर वैश्विक संकल्प को और मजबूत करेंगे। अक्षय डोंगरे के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की किस प्रकार से चल रही है तैयारी और कितनी मिली है सफलता। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आज 2 बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की गई। IIT कानपुर के नेतृत्व में हो रहे इस बड़े प्रयोग के बाद दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, जिसका फायदा प्रदूषण को कम करने में मिलेगा। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बादलों में ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है जो बादलों में मौजूद नमी को बढ़ाकर बारिश कराने में सहायता करते हैं। दुनिया के कई देशों में ऐसे सफल प्रयोग हो चुके हैं। भारत में भी अब इस प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से बारिश कराने की महारत हासिल की जाने की तैयारी चल रही है, ताकि मौसमी चुनौतियों से या प्रदूषण की चुनौतियों से समय रहते निपटा जा सके। दिल्ली की हवा साफ बनाने के लिए मंगलवार को वो ऐतिहासिक प्रयोग किया गया जिसका काफी समय से इंतजार था। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर आसमान में क्लाउड सीडिंग के 2 और सफल ट्रायल किए। इसके तहत दिल्ली NCR में एक खास विमान में दिल्ली के ऊपर बादलों में कुछ ऐसे रसायन छोड़े हैं जिनके असर से कृत्रिम वर्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य कृत्रिम वर्षा के माध्यम से हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों में कमी लाना है, जिससे दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हो सके। इस प्रयोग को दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में काफी अहम माना जा रहा है। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की, तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। क्लाउड सीडिंग को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बाद किया गया। ये दिल्ली में कृत्रिम वर्षा का पहला बड़ा प्रयास है। इस साल मई में दिल्ली सरकार ने 3.21 करोड़ रुपए की लागत से 5 ट्रायल की मंजूरी दी थी। क्लाउड सीडिंग यानी बादलों से कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक में वैज्ञानिक ऐसे बादलों की पहचान करते हैं जिनमें नमी तो होती है लेकिन वे खुद से बरस नहीं पाते। फिर विमान या ड्रोन की मदद से उन बादलों में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे रसायन छोड़े जाते हैं। ये रसायन जल वाष्प को आकर्षित कर उसे छोटे छोटे जल कणों में बदल देते हैं और कुछ देर बाद ये जल कण बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। आमतौर पर इसका असर 15 मिनट से लेकर 4 घंटे तक दिखाई देता है। हालांकि ये हर बादल पर काम नहीं करता, लेकिन ये तकनीक प्रदूषण और सूखे जैसी समस्याओं से जूझते शहरों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है। उम्मीद है इससे दिल्ली में AQI लेवल और प्रदूषण को कम करने और लोगों को राहत दिलाने के सरकार के संकल्प को बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोहित, अंकित और गिरीश निशाना की रिपोर्ट, TT न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आज खबर जल्दी जल्दी में कौन सी है, आज की बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी।
MDH कश्मीरी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की हालत में अब सुधार हो रहा है। BCCI ने बताया है कि स्टार बल्लेबाज की हालत अब स्थिर है और फिलहाल वह चिकित्सकों की निगरानी में है। BCCI की तरफ से जारी किए गए दूसरे मेडिकल अपडेट में कहा गया है कि श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान पेट में जोरदार चोट लगी। इस ब्लंट इंजरी के कारण उनके स्प्लीन में कटाव हुआ, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ। टीम के चिकित्सा के दल ने तुरंत स्थिति की पहचान कर रक्तस्राव को नियंत्रित किया है। वर्तमान में श्रेयस अय्यर की स्थिति स्थिर बनी हुई है और वे चिकित्सकीय निगरानी में लगातार बने हुए हैं। एक और खबर लेते हैं जो कि खेल से ही जुड़ी हुई है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को गुवाहाटी में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 4 बार की विश्व चैंपियन है। इंग्लैंड इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेगा क्योंकि टीम ने गुवाहाटी में ही अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 विकेट से हराया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम को अगर इंग्लैंड के सामने चुनौती पेश करनी है तो टीम के बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 47 वनडे मैच हो चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 36 और दक्षिण अफ्रीका ने 10 बार बाजी मारी है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। और न्यूज़ 9 के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर को हरियाणा के अंबाला का दौरा करेंगी, जहां वो राफेल युद्धक विमान में उड़ान भरेंगी। ये पहली बार होगा जब राष्ट्रपति मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करेंगी। अंबाला दौरे के दौरान राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से भी मुलाकात करेंगी। भारत ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। मॉस्को में हुए MOU के तहत दोनों कंपनियां मिलकर SJ-100 नागरिक विमान का उत्पादन करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MOU हस्ताक्षर होने पर खुशी जताई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इस आदेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को निशाना बनाने वाला कदम माना जा रहा था। कर्नाटक में सामूहिक बलात्कार की घटनाओं ने बेंगलुरु, मंगलुरु, हावेरी, बेलगावी और दावणगेरे जैसे शहरों में सनसनी मचा दी है। हाल ही में एक 9 वर्षीय लड़की का बलात्कार और हत्या मैसूर के दसरा प्रदर्शनी मैदान के पास हुई, जबकि बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक 20 वर्षीय बी फार्मा छात्र की हत्या कर दी गई। भाजपा प्रवक्ता सुरभि ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल रही है।
भारत में स्मार्ट सड़कों के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन में सुरक्षा, स्थायित्व और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था पर गहरी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की सड़कें अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अब रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 42% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस साल सितंबर में स्मार्टफोन निर्यात ने नया रिकॉर्ड बनाया और ये निर्यात 1.8 अरब डॉलर तक पहुँच गया। आस्था के महापर्व छठ पूजा के संपन्न होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वच्छता अभियान में जुट गई हैं। इसी सिलसिले में रेखा गुप्ता यमुना के वासुदेव घाट पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने घाट पर सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर साफ सफाई की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दूतावास से मुख्य अतिथि नवीन कुमार ने अपने परिवार के साथ वो शामिल हुए और एयर कमोडोर माधव रंगाचारी की पत्नी सुनीता ने भी हिस्सा लिया।